एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों। कांग्रेस इकोसिस्टम और उसके फ्रेंडली मीडिया जर्नलिस्ट का Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. तब से संविधान को लेकर जो भी भाषण हुए उससे साफ है कि यह मसला बेहद गंभीर है और जरूरी था इस तरह के भाषण का होना। कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत नफरत की बुनियाद पर भारत देश में फिर से एक अपार्थाइड सिस्टम कायम करने की कोशिश हो रही है। वो सिस्टम जिसका सपना गोलवरकर ने देखा था। आरएसएस की आइडियोलॉजी पे टिप्पणी करना, सावरकर और गोलवरकर जैसे आइडियोलॉग को अटैक करना अब तक एक पैटर्न बन चुका है। इकोसिस्टम पुराना है तो अटैक भी पुराना है। लंबे समय से अलग अलग तरीके का अटैक, अलग अलग मीडियम से अटैक और अलग अलग बहाने से अटैक, पर इसे लेकर हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि सेम इकोसिस्टम जवाहरलाल नेहरू के मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पर कभी कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। दूसरा सवाल ये कि क्यों ये इकोसिस्टम इस बारे में बात नहीं करता कि कैसे नेहरू ने आर्मेनियन जेनोसाइड के समय तुर्कों का समर्थन किया था, या कैसे नेहरू ही थे जिन्हें चीन की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बड़ा प्रेम था। आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी या बोले तो आपको एक प्रक्रिया समझाती हूँ। मैं प्रक्रिया बताता हूँ कि कैसे और क्यों इतने वर्षों के बाद भी कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम मिलकर आरएसएस और उनके वैचारिक समर्थकों पर हमला करके नेहरू के मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से, जिन्होंने 14 दिसंबर को पार्लियामेंट में दी गई अपनी स्पीच में वीर सावरकर पर मनुस्मृति के अनुसार भारत चलाने की इच्छा रखने का आरोप लगाते हुए आरएसएस की विचारधारा की आलोचना की। And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. और ये कहा कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी ने उन्हें एक बार बताया था कि सावरकर ने अंग्रेजों के साथ कैसा समझौता किया। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सावरकर जी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द ब्रिटिश, wrote a letter to the British. अब लगभग 55 साल के राहुल गांधी को सावरकर, आरएसएस या भारत समझ में नहीं आता तो ये विश्वास करना असंभव सा जान पड़ता है कि 12-13 साल के राहुल गांधी को ये सारी बातें समझ में आती होंगी, या फिर इनकी दादी इंदिरा गांधी 12-13 साल के राहुल गांधी के साथ विचारधारा और राजनीति पर बात करती होंगी। अच्छा, अगर राहुल गांधी की इस बात पर विश्वास कर भी लिया जाए तो इससे राहुल गांधी की फैक्चुअल नॉलेज का पता चलता है और वह बड़ी कमजोर दिखाई देती है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को फैक्ट चेक करते हुए एक एक्स पोस्ट पर इंदिरा जी का 1980 का लेटर शेयर किया, जिसमें वीर सावरकर के जन्म शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या पर इंदिरा जी ने लिखा कि सावरकर वाज अ रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। तो क्या अब हमें राहुल गांधी जी से ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि इसका मतलब आपकी दादी भी संविधान के खिलाफ थी, ठीक वैसे ही जैसे आप सावरकर को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि कैसे राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों के दौरान आरएसएस को टारगेट करते रहते हैं। And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. और वही रणनीति फिर उनके फ्रेंडली मीडिया जर्नलिस्ट फॉलो करके बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करते रहते हैं। अब आप खुद एक पैटर्न देखिए। 14 दिसंबर को राहुल गांधी ने सावरकर और संविधान पर निशाना साधा। ठीक उसी दिन हमारे जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर रवीश चचा यानी रवीश कुमार भी सावरकर और मनुस्मृति पर राहुल गांधी के हमले के समर्थन में उतर गए। और इससे जस्ट एक दिन पहले यानी 13 दिसंबर को हमारे सेल्फ प्रोक्लेम देशभक्त यानी आकाश बैनर्जी भी गोलवरकर जिंदा है करके एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करते हैं। अब जिसे नहीं पता उन्हें बता दें कि एमएस गोलवरकर को आरएसएस के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। पर इस पर भी लिबरल गैंग नरेंद्र मोदी की प्रगतिशील दृष्टि की तुलना हिंदुत्व एपैथीज से करके एक मिसलीडिंग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ये लोग भूल जाते हैं कि मार्क्सवाद से नेहरू जी के लगाव ने भारत के लिए उनकी नीतियों को कैसे प्रभावित किया था। सीताराम गोयल ने अपनी पुस्तक जेनेसिस एंड ग्रोथ ऑफ नेहरूइज्म में ये मेंशन किया था कि 1953 में जब मार्शल स्टालिन की मृत्यु हुई तो नेहरू ने मानवता के इतिहास में सबसे क्रूर सामूहिक हत्यारों में से एक स्टालिन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया। इनफैक्ट नेहरू जी ने स्टालिन को अ मैन हु
फेवर्ड पीस कहा और ऐसा व्यक्ति कहा जो राज्य के प्रमुख से भी बढ़कर है। वैसे देखा जाए तो नेहरू के मन में स्टालिन जैसे अत्याचारियों के लिए एक अलग ही सॉफ्ट स्पॉट था। अगर नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो उसमें वे भारतीयों को कोलोनाइजर्स करके संबोधित करते हैं और महमूद गजनी जैसे एक आक्रांता जिसने हमारे सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था उसे मुस्लिम साम्राज्यवादी कहने से इनकार कर देते हैं। नेहरू जी अपनी किताब में लिखते हैं, he was a Muslim of course, but that was by the way. He came to India to conquer and loot as soldiers unfortunately do, and he would have done so to whatever religion he might have belonged. महमूद गजनवी के लिए इतने अच्छे शब्द तो शायद उनके परिवार या कबीले वाले ने भी नहीं कहे होंगे, पर नेहरू जी ठहरे कम्युनिज्म से प्रभावित इंटेलेक्चुअल, इसलिए वे गजनवी की जितनी भी बड़ाई करते वह कम ही होती। हाँ, नेहरू जी और उनके परिवार का यह एक डिप्लोमैटिक एंड हिपोक्रेटिक स्टैंस है जो नेहरू जी आरएसएस को फासिस्ट बुलाते हैं और यही आइडियोलॉजी उनके ग्रेट ग्रैंडसन यानी राहुल गांधी फॉलो करते हैं और संसद में खड़े होकर आरएसएस और सावरकर को टारगेट करते हैं ताकि नेहरू जी की लेगेसी को जिंदा रखा जा सके। यह इंस्टेंस पूरा परिवार एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह इस्तेमाल करता रहा है और हमें इसी से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।